नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एलएलबी स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम लेबर लॉ के एक बहुत ही क्रूशियल यूनिट को कवर करने वाले हैं। यूनिट 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक कोअर्जन। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आपके एग्जाम के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्सेप्ट्स को दिल से समझ पाएंगे। देखिए, जब भी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये सिर्फ एक आम झगड़ा नहीं है, ये एक कानूनी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है नॉलेज। तो चलिए, आज हम आपको उन्हीं कानूनी हथियारों से पूरी तरह आर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब वर्कर और मैनेजमेंट आमने सामने आते हैं तो उनके पास लीगल वेपन्स क्या हैं? वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं? आज के सेशन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम दी आर्सेनल को देखेंगे, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट के हथियार क्या हैं। फिर हम द रूल बुक समझेंगे कि स्ट्राइक्स लीगल कब होती हैं। उसके बाद हम द फॉल आउट पर बात करेंगे, यानी रीट्रेंचमेंट और क्लोजर के क्या नतीजे होते हैं। और आखिर में द जजेस चेंबर्स में हम डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है दी आर्सेनल। यहाँ हम उन सभी कानूनी औजारों या हथियारों को समझेंगे जिन्हें वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्कर्स का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है स्ट्राइक, जिसे हम हड़ताल भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2Q के अनुसार इसका सिंपल मतलब है कि जब किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स मिलकर एकजुट होकर अपनी किसी कॉमन डिमांड को पूरा करवाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक किराएदार हैं और आपके घर की छत से पानी टपक रहा है। स्ट्राइक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपने मकान मालिक को रेंट देना बंद कर दिया जब तक कि वो छत ठीक ना करवा दे। सिंपल, आप अपनी सर्विस यानी रेंट रोक रहे हैं ताकि आपकी डिमांड पूरी हो। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, लॉकआउट यानी तालाबंदी। ये मैनेजमेंट का स्ट्राइक का जवाब होता है। एक्ट के सेक्शन 2L के मुताबिक इसका मतलब है जब एम्प्लॉयर यानी मालिक काम की जगह को टेम्पररीली बंद कर देता है या काम को सस्पेंड कर देता है ताकि वर्कर्स पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो उसकी बात माने। चलिए, अपनी रेंट वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। लॉकआउट ठीक वैसा है जैसे मकान मालिक ने घर का ताला ही बदल दिया जब तक कि आप बढ़ा हुआ किराया देने के लिए राजी ना हो जाएं। यहां मालिक काम यानी आपकी घर में एंट्री रोक रहा है ताकि वो अपनी डिमांड मनवा सके। तो बिल्कुल साफ है, स्ट्राइक वर्कर्स का हथियार है जिसमें वो काम रोक देते हैं, और लॉकआउट मैनेजमेंट का हथियार है जिसमें वो काम देने से ही मना कर देते हैं। दोनों का मकसद बिल्कुल एक ही है, सामने वाले पर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना। एक और टर्म जो आपको जरूर सुनने को मिलेगा वो है घेराव। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्कर्स किसी टारगेट को, जैसे कि मैनेजर या कोई ऑफिसर, फिजिकली घेर लेते हैं, एक ब्लॉकेड बना लेते हैं ताकि वो इंसान अपने ऑफिस से या वर्कप्लेस से बाहर ना जा सके। ये प्रेशर डालने का एक तरीका है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्राइक और लॉकआउट लीगल हो सकते हैं अगर उनका प्रोसीजर सही हो, लेकिन घेराव हमेशा, आई रिपीट, हमेशा इलीगल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडियन पीनल कोड के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना है। ठीक इसी तरह बंद को भी, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम वर्सेस भारत कुमार केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया है क्योंकि ये आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। वैसे स्ट्राइक्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे स्टे इन या पेन डाउन स्ट्राइक, जिसमें वर्कर्स वर्कप्लेस पर आते तो हैं पर काम नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गो स्लो, जिसमें काम को जानबूझकर धीमा कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हड़ताल से भी ज्यादा सीरियस मिसकंडक्ट माना है और ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक भी होते हैं। चलिए, अब हमने हथियारों के बारे में तो जान लिया, अब उनके नियम कानून यानी द रूल बुक को समझते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ स्ट्राइक कर देना ही काफी नहीं होता, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कब एक स्ट्राइक लीगल मानी जाती है और कब वो इल्लीगल बन जाती है। दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है। इसे अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इंडिया में राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 19 से नहीं आता। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 से मिलता है। और क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है, इसलिए इस पर कानून द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो एक स्ट्राइक इलीगल कब हो जाती है? सेक्शंस 22 और 23 इसकी कंडीशंस बताते हैं।
पहला, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी या हॉस्पिटल में आप बिना 14 दिन का नोटिस दिए स्ट्राइक नहीं कर सकते। दूसरा, नोटिस देने के 6 हफ्ते के अंदर भी नहीं। तीसरा, अगर कॉन्सिलिएशन यानी सुलह सफाई की कार्यवाही चल रही है तब स्ट्राइक करना पूरी तरह इल्लीगल है। और चौथा, अगर मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है तब भी स्ट्राइक पर रोक होती है। अब ये टेबल आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। देखिए, एक स्ट्राइक लीगल है या इलीगल, ये उसके प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। क्या रूल्स फॉलो किए गए, क्या नोटिस दिया गया, और एक स्ट्राइक जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड, ये उसके कारण पर डिपेंड करता है। क्या वर्कर्स की मांगें आखिर जायज़ थीं? याद रखिए, अगर स्ट्राइक लीगल भी हो और जस्टिफाइड भी, तभी वर्कर्स को उस दौरान की वेजेस मिलने का चांस होता है। अगर स्ट्राइक इलीगल है तो सीधा रूल है नो वर्क नो पे। ओके, चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब चीजें ठीक नहीं रहती, द फॉलआउट। जब कोई बिजनेस बंद हो जाता है या छोटा हो जाता है तो बेचारे वर्कर्स का क्या होता है? हमारा कानून उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है? आइए देखते हैं। ये दो शब्द ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। इसको सिंपल रखते हैं। ले ऑफ एक टेम्परेरी सिचुएशन है। इसमें एम्प्लॉयर किसी कारण से काम नहीं दे पा रहा, लेकिन वर्कर को वापस बुलाने की पूरी उम्मीद रहती है। जबकि रिट्रेंचमेंट एक परमानेंट टर्मिनेशन है। ये तब होता है जब कंपनी को लगता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जब चाहे किसी को भी निकाल दे। कानून ने सेक्शन 25F में 3 बहुत जरूरी शर्तें रखी हैं। इन्हें कंडीशंस प्रेसिडेंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि इनके बिना रिट्रेंचमेंट हो ही नहीं सकता। पहला, 1 महीने का रिटर्न नोटिस दो या उसके बदले 1 महीने की सैलरी। दूसरा, जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है वो रिट्रेंचमेंट के टाइम पर ही देना होगा। और तीसरा, सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। रिट्रेंचमेंट का एक गोल्डन रूल है जो सेक्शन 25G में दिया गया है, लास्ट कम फर्स्ट गो। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो एम्प्लॉय सबसे जूनियर है, यानी जिसने सबसे आखिर में कंपनी ज्वाइन की है, उसे ही सबसे पहले निकाला जाएगा। इससे सीनियर एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलता है। तो सवाल है, कॉम्पनसेशन मिलेगा कितना? सेक्शन 25F इसका फॉर्मूला भी बताता है। हर पूरे साल की सर्विस के लिए 15 दिन की एवरेज पे, और अगर सर्विस 6 महीने से ज़्यादा है तो उसे भी पूरा 1 साल ही गिना जाएगा। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। यही कॉम्पनसेशन के रूल्स बिजनेस के ट्रांसफर या क्लोजर के टाइम पर भी लागू होते हैं। अगर कंपनी बिक जाती है तो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर नया मालिक उन्हें पुरानी शर्तों पर ही काम पर रख लेता है तब नहीं। और क्लोजर के केस में अगर कंपनी ऐसे कारणों से बंद हो रही है जो मालिक के कंट्रोल से बाहर थे, तो कॉम्पनसेशन 3 महीने की सैलरी तक ही सीमित किया जा सकता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, द जजेस चेंबर्स। यहां हम बात करेंगे मैनेजमेंट के डिसिप्लिन लेने के अधिकार और डोमेस्टिक इंक्वायरी के प्रोसेस के बारे में। आप इसे कंपनी के अंदर होने वाला छोटा सा ट्रायल समझ सकते हैं। देखिए, ये सच है कि मैनेजमेंट के पास वर्कर्स को डिसिप्लिन करने का प्रेरोगेटिव यानी एक स्पेशल राइट होता है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ेगा, जिसका सबसे पहला रूल है ऑडी ऑल्टरम पार्टिम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने का तरीका क्या है? वो है डोमेस्टिक इंक्वायरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहले, वर्कर को एक क्लियर चार्जशीट दो जिसमें इल्जाम साफ साफ लिखे हों। फिर उसे जवाब देने का पूरा मौका दो। एक निष्पक्ष जांच करो। वर्कर को गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार दो। और आखिर में यह सुनिश्चित करो कि जो सजा दी जा रही है वो गलती के अनुपात में हो। छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकालना गलत माना जाएगा। तो इस पूरे यूनिट का जो सार है, जो इसका निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। स्ट्राइक आखिरी हथियार है। उसकी लीगैलिटी उसके प्रोसीजर पर निर्भर करती है और उसका जस्टिफिकेशन उसके कॉज यानी कारण पर। अगर आपने एग्जाम में ये लाइन लिख दी तो आप लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा देंगे। ओके, अब टाइम है एक सुपरफास्ट रिवीजन का। चलिए एग्जाम से ठीक पहले पूरे यूनिट को 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएं। रेडी? लेट्स गो। लीगल हथियार हैं स्ट्राइक और लॉकआउट अगर प्रोसीजर सही है। हमेशा इल्लीगल है घेराव और बंद। सबसे बड़ा रूल, राइट टू स्ट्राइक स्टैट्यूटरी है, फंडामेंटल नहीं। स्ट्राइक इल्लीगल होगी अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नोटिस ना हो या कंसिलिएशन चल रही हो। रिट्रेंचमेंट का मतलब परमानेंट टर्मिनेशन, जिसके लिए नोटिस और कॉम्पेंसेशन जरूरी है।
इसका रूल है लास्ट कम फर्स्ट को। कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला है 15 दिन की पे पर ईयर ऑफ सर्विस। और डोमेस्टिक इंक्वायरी में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना कंपलसरी है। डन। बहुत बढ़िया। अब चलिए कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और कोई डाउट न बचे। तो पहला सवाल, क्या वर्कर्स को हड़ताल के दौरान की सैलरी यानी वेजेस मिल सकती हैं? इसका सीधा सा जवाब है ये डिपेंड करता है। अगर स्ट्राइक लीगल है, प्रोसीजर सही है और जस्टिफाइड भी है, मांगे जायज़ हैं, तो हाँ, कोर्ट उन्हें वेजेस दिलवा सकती है। लेकिन अगर स्ट्राइक इल्लीगल है तो नो वर्क नो पे का रूल सख्ती से लागू होगा और कोई वेज नहीं मिलेगी। ओके, अगला सवाल। लेऑफ और रीट्रेंचमेंट के बीच में सबसे बड़ा मुख्य अंतर क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, परमानेंस। ले ऑफ टेम्पररी होता है, वर्कर को वापस काम पर बुलाए जाने की उम्मीद रहती है, जबकि रिट्रेंचमेंट परमानेंट होता है। इसमें वर्कर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 4 का पूरा एनालिसिस। हमेशा याद रखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।